हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग समान अध्ययन के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक और करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन जो है मिक्स रहेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके जो है कोई भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, तो आप इसे वीडियो का अंत तक जरूर देखें। बाकी वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो पर एक लाइक करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल काउंसिल के विधि सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए थे? तो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गवर्नर जनरल के काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में शामिल होने वाले जो पहले भारतीय थे ये सत्येंद्र सिन्हा थे, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये किस अधिनियम में आए थे दोस्तों? तो ये जो भारत शासन अधिनियम 1909 आया था उसमें ये शामिल होते हैं, यानी जो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था शुरू की थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था जो शुरू की जाती है वो भारत शासन अधिनियम 1909 में की जाती है, यानी जो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन था ये किस समुदाय के लिए आया था? तो ये सांप्रदायिक जो निर्वाचन है ये मुस्लिम समुदाय के लिए आया था, तो इसे भी ध्यान में रखें। इसके अलावा कुछ पॉइंट और ध्यान में रखें दोस्तों, 1909 और 1911 के बीच में काफ़ी घटनाएं होती है। जैसे 1911 में ही पहली बार जो है आपका तीसरी बार दिल्ली दरबार सच था। 1911 में जो तीसरी बार दिल्ली दरबार सच था ये किसके समय सच था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में जो है तीसरी बार दिल्ली दरबार सच था। और ये जो दिल्ली दरबार किस लिए सजाया जाता है? तो ये जॉर्ज परचम, उस समय जो है जॉर्ज परचम और विलियम मैरी की जो है उनके स्वागत में जो है दिल्ली में ये दिल्ली दरबार सच था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। उसके अलावा और पॉइंट याद रखिए कि 1911 में ही दोस्तों जो है 1911 में ही आपका अरुणडेले समिति, ये जरूर ध्यान में रखें, अरुणडेले समिति के सिफारिश पर जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन जो है किसके समय होता है? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। कौन सी समिति रहती है? तो अरुणडेले समिति। ठीक है दोस्तों, समिति अरुणडेले समिति। और किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। और इसी समय जो है 1911 में ही जो है आप लोगों का जो कोलकाता जो राजधानी थी इसे चेंज कर कर दिल्ली को राजधानी बना दिया जाता है। तो ये इन पॉइंटों को आप जरूर ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 की मुख्यता किस पर आधारित थी? तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर आधारित थी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो भारत शासन अधिनियम से संबंधित कुछ पॉइंट को और ध्यान में रखें। जैसे भारत शासन अधिनियम के द्वारा ही सबसे पहले प्रांत में द्वैध शासन लाया गया था। दोस्तों प्रांतों में अगर द्वैध शासन लाया गया तो सबसे पहले किस अधिनियम के द्वारा लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रांत में द्वैध शासन कब लाया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। उसके बाद दूसरा पॉइंट याद रखिए दोस्तों कि इसी अधिनियम के तहत जो द्विसदनीय सदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में जो है सबसे द्विसदनीय व्यवस्था को लागू किया गया था? तो द्विसदनीय व्यवस्था जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। तीसरा पॉइंट इसमें ध्यान में रखें दोस्तों, इसी अधिनियम के द्वारा जो है भारत में पहली बार जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। चलिए इन पॉइंटों का आप जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत में ब्रिटिश शासन काल की अवधि में बनाए गए निम्न अधिनियमों में से किसे निक्षेपण अधिनियम यानी डिवोल्यूशन रूल के नाम से जाना जाता है? तो डिवोल्यूशन रूल के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है दोस्तों? तो ये भारत शासन अधिनियम 1858 को, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये अधिनियम जो है जस्ट 1857 के क्रांति के बाद आता है, क्योंकि 1857 क्रांति के बाद जो है भारत में काफ़ी हलचल होने लगता है, जिसके कारण जो है अब फाइनली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है इस अधिनियम के द्वारा पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अगर पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव को या पावर को किस अधिनियम के द्वारा से पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। अब ईस्ट इंडिया का शक्ति को खत्म करके अब इसकी जो शक्ति है ये किस पर ट्रांसफर कर दिया गया? तो यहाँ की जो महारानी होती है, महारानी के पास ये सारी शक्ति को भेज दिया गया था। तो या महारानी या क्राउन बोलते हैं दोस्तों, तो ये सारी शक्ति थी या जो आप भारत पर जो आप शासन करेंगे ये डायरेक्ट क्राउन के द्वारा होगा। यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का शक्ति अब समाप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और जो शक्ति थी वो क्राउन के हाथों में चल गई। तो ये भारत शासन अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
योग्यता के आधार पर भर्ती के विचार सर्वप्रथम किसके व्यक्ति ने किया? तो योग्यता के आधार पर जो है भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस समिति के द्वारा लाया गया दोस्तों? तो ये मैकेले समिति के द्वारा, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। योग्यता के आधार पर जो है भर्ती का विचार सर्वप्रथम किस में व्यक्त किया था या किस समिति के आधार पर आया था? तो मैकेले समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा जो है प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई? तो प्रांतों में द्वैध शासन और प्रांतों में जो आंशिक उत्तरदायी सरकार की जो स्थापना की जाती है वो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा की जाती है। अगर वहीं पूछा जाए क्वेश्चन कि प्रांतों में जो है द्वैध शासन को हटा दिया गया, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया किस अधिनियम के द्वारा? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और बोला जाए केंद्र में जो है द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? तो केंद्रों में जो है द्वैध शासन का अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था। ठीक है दोस्तों, तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। प्रांत में अगर पूछा जाए प्रांत में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा। अगर बात किया जाए प्रांत में द्वैध शासन को समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 अधिनियम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह जो है उपवास के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, तो ये कौन सा शासक है? तो जैन धर्म को अपनाने वाले जो थे मगध साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैनियों का जो संलेखना विधि होता है उसके द्वारा ही अपना जो है प्राण ये त्याग दिए थे। संलेखना विधि जो होता है इसके द्वारा ही प्राण ये अपने त्याग दिए थे। उसके अलावा कुछ पॉइंट और याद रखिए दोस्तों, जैसे ये अपना जो इनका अंतिम समय जब ये अपने अंतिम समय में रहते हैं तो ये कहाँ चले जाते हैं? तो ये श्रवण बेलगोला में चले जाते हैं और यहीं पर जो है संलेखना विधि के द्वारा अपना प्राण त्याग देते हैं। और ये श्रवण बेलगोला किसके साथ जाते हैं? तो ये भद्रबाहु के साथ जाते हैं। ठीक है, जैन जब भद्रबाहु के साथ ये चले जाते हैं श्रवण बेलगोला, वहीं पर जो है संलेखना विधि के द्वारा ये अपना जो है शरीर को त्याग देते हैं। उसके अलावा एक और पॉइंट याद रखिए कि जो पहला जैन संगति होता है, पहला जैन संगति दोस्तों याद रखें, पहला जैन संगति किसके समय में होता है? तो पहला जैन संगति जो होता है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है। और इस समय इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये कौन होते हैं? तो अध्यक्ष जो होते हैं ये स्थूलभद्र होते हैं। अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो स्थूलभद्र होते हैं। और ये कहाँ पर होता है पहला जैन संगति? तो पहला जैन संगति दोस्तों ये पाटलिपुत्रा में होता है। तो ये पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। पहला जैन संगति चंद्रगुप्त मौर्य के समय में होता है, स्थूलभद्र इनके अध्यक्ष होते हैं। और ये जो होता है ये कहाँ पर होता है? तो पाटलिपुत्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके मध्य लड़ा गया? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है 1151 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा जाता है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। एक्चुअली में जो तराइन का युद्ध यहाँ पर होता है इसमें गौरी पहला युद्ध में क्या होता है 1151 का जो पहला युद्ध होता है इसमें जो है मोहम्मद गौरी जो है पराजय हो जाता है। उसके बाद पुनः मोहम्मद गौरी फिर से 1192 ईस्वी में आक्रमण करता है इस बार, लेकिन जो है मोहम्मद गौरी का कुछ जो है भारत के कुछ शासकों ने साथ देते हैं, जैसे जयचंद के द्वारा साथ मिलने पर जो है मोहम्मद गौरी क्या है पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। और जो है इस युद्ध के साथ ही तराइन के दूसरा युद्ध के साथ ही जो है भारत में मुस्लिम शासन स्टार्ट होता है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत में जो है मुस्लिम शासन किस युद्ध के बाद स्टार्ट हो जाता है? तो भारत में जो है मुस्लिम शासन जो है ये तराइन के दूसरे युद्ध के बाद जो है भारत में मुस्लिम शासन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी थे वो भारत पर आक्रमण करते थे और लूट कर चल जाते, लेकिन वो यहाँ पर कभी अपना साम्राज्य को स्थापित नहीं किए। लेकिन जो गौरी था ये पृथ्वीराज चौहान को हराकर यहाँ पर वो अपना साम्राज्य को स्थापित करता है। इसलिए बोला जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध के बाद जो है मुस्लिम का शासन स्टार्ट होता है भारत में। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र कौन किया था? तो बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र बंगाल का स्थापना करने वाला जो था ये मुर्शिद कुली खां था, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वतंत्र बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां के द्वारा कब किया जाता है दोस्तों? तो ये सन 1717 ईस्वी में। और उस समय जो है मुगल का जो बादशाह कौन रहता है? तो मुगल बादशाह फर्रुख सियार रहता है दोस्तों। मुगल बादशाह कौन रहता है? तो फर्रुख सियार। तो इसे जरूर ध्यान में रखें। मुगल बादशाह फर्रुख सियार के समय जो है मुर्शिद कुली खान स्वयं को मुगल से स्वतंत्र करके एक अलग साम्राज्य बंगाल का नींव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पुनर्विवाह कानून कब बना? तो विधवा पुनर्विवाह कानून जो है ये सन 1856 ईस्वी में बनता है दोस्तों। और ये किसके समय में बनता है, ये भी पूछा जाता है कि विधवा पुनर्विवाह कानून ये 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय बनता है। लॉर्ड डलहौजी के समय ये जो कानून बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई गई थी? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है फूट डालो और शासन करो की नीति है ये सन 1858 के बाद अपनाई गई थी, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति ये किसके समय आया था दोस्तों? तो ये जो है लॉर्ड कैनिंग के समय आया था। लॉर्ड कैनिंग के समय आया था अंग्रेजों के द्वारा फूट डालो और शासन करो की नीति। और इसका यूज करने वाला पहला जो था ये लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन ने ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाकर जो है बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इन पॉइंट को जरूर ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? तो आर्य जो भारत में है ये इंटर करते हैं सेंट्रल एशिया से, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आर्य भारत कहाँ से आते हैं? तो आर्य जो भारत में, आर्यों का जो भारत में आगमन होता है वो सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया या केंद्रीय एशिया से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल में सर्वप्रथम किस शहर मुगल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया गया था? तो मुगल के शासनकाल में अंग्रेजों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया गया था ये कहाँ पर? मद्रास में, कोलकाता में, मुंबई में या सूरत में? तो अंग्रेजों के द्वारा जो है सर्वप्रथम जो कारखाना स्थापित किया जाता है मुगल के शासनकाल में ये सूरत में स्थापित किया जाता है। और ये कब किया जाता है दोस्तों? तो ये 1612 ईस्वी में, 1612 ईस्वी में। और इस समय जो है मुगल का बादशाह कौन होता है? तो इस समय जो मुगल बादशाह होता है ये जहांगीर होता है। ठीक है, जहांगीर के समय ही जो है कैप्टन जो है तो यहाँ पर क्या बोल रहे थे दोस्तों, यहाँ पर जो है जहांगीर के समय ही जो है ये किसका दूत रहता है? जो है जेम्स प्रथम, इसका नाम जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। जेम्स प्रथम का एक दूत रहता है कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस जो है ये जहांगीर के दरबार में आता है। किसका दूत रहता है? जेम्स प्रथम का जो दूत है कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में आता है। और जहांगीर के द्वारा इसे जो है 400 रुपये का मनसब प्रदान किया जाता है। 400 रुपये का मनसब किसको प्रदान किया जाता है दोस्तों? तो कैप्टन हॉकिंस को। और जहांगीर के द्वारा इसे उपनाम दिया जाता है, इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। इंग्लिश खां की उपाधि कौन किसको देता है दोस्तों? तो ये जहांगीर के द्वारा जो है कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। तो इस पॉइंट को जरूर ध्यान में रखिए, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि इंग्लिश खां की उपाधि जहांगीर के द्वारा किसको दिया जाता है? तो कैप्टन हॉकिंस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो पहली सहायक संधि जो है दोस्तों ये सबसे रोहेलखंड, निज़ाम, अवध या झांसी? तो पहला सहायक संधि स्वीकार करने वाला जो था ये हैदराबाद का निज़ाम था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। हैदराबाद के निज़ाम के द्वारा जो है पहली सहायक संधि स्वीकार किया गया था। और ये जो सहायक संधि लाने वाला कौन था? तो सहायक संधि जो लाने वाला था ये 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा जो है ये कॉन्सेप्ट लाया जाता है। सहायक संधि का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा लाया जाता है दोस्तों? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा लाया जाता है 1798 ईस्वी में। और सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद के निजाम थे जो सहायक संधि को स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स दोस्तों, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स यानी स्थापत्य कला सबसे ज़्यादा किसके शासनकाल में जो है इमारतें बनी हैं? तो अकबर के, बाबर के, शाहजहां के या जहांगीर के? तो प्रिंस ऑफ बिल्डर्स जो जाना जाता है ये शाहजहां के नाम से जाना जाता है, क्योंकि शाहजहां का शासनकाल जो है स्थापत्य कला से पूरा भरपूर रहता है, इसलिए शाहजहां के शासनकाल को हम स्थापत्य कला का स्वर्णयुग भी कहते हैं। तो इस पॉइंट को भी जरूर ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा आया था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो आता है ये फाहयान आता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सा चीनी यात्रा आता है? तो फाहयान होता है। और हर्षवर्धन के समय में कौन आता है? तो हेनसेंग आता है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री आता है? तो हेनसेंग आता है हर्षवर्धन के समय। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो चीनी यात्री आता है उसका नाम है फाहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास या स्वाति तिरुपल? तो कर्नाटक संगीत का जो पितामह है ये पुरंदरदास को कहा जाता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या आमाशय? तो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है ये है यकृत, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मनुष्य के जो मादा जनन अंग है इसे हम एस्ट्रोजन, प्रोस्ट्रोजन और रिलैक्सिन ये सभी हार्मोन जो है रिलीज होते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम के द्वारा, थायराइड के द्वारा, सेरिबेलम के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य में जो ऐच्छिक गतियों का जो नियंत्रण होता है ये सेरिब्रम के द्वारा होता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ पर नियंत्रित होता है, या शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरेबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्रंथि? तो शरीर का जो तापक्रम है ये हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में जो है भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में जो है अमीबा अपना भोजन का ग्रहण किसके द्वारा करता है? तो कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया या गुदा द्वार? तो अमीबा जो अपना भोजन ये कूटपाद के द्वारा ग्रहण करता है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाने वाले एंजाइम कौन कौन है दोस्तों? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टाइलिन या काइमोट्रिप्सिन? तो लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों इसे हम टाइलिन के नाम से जानते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण इनमें से कौन सा है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? समतल और अवतल दर्पण, उत्तल और अवतल दर्पण या समतल और उत्तल दर्पण? तो वास्तविक वस्तु का जो है हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला जो दर्पण है ये समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन दोनों दर्पण में जो है वास्तविक वस्तु का हमेशा जो प्रतिबिंब कैसा बनेगा दोस्तों? तो ये सीधा प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, सोलर कुकर है उसमें किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो ये अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का या इनमें से कोई नहीं? तो सोलर कुकर में जो है दोस्तों ये अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। अगर लेंस में बोला जाए तो उत्तल लेंस का, तो ये दोनों पॉइंट जरूर ध्यान में रखें। लेंस में बात किया जाए तो उत्तल लेंस, अगर दर्पण में बात किया जाए तो अवतल दर्पण का जो यूज होता है सोलर कुकर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायनमो किस प्रकार की धारा को, डायनमो से है जो है हम किस प्रकार की धारा प्राप्त करते हैं? दृष्टि धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा या इनमें से कोई नहीं? तो डायनमो के द्वारा जो है हम दृष्टि धारा यानी डायरेक्ट करंट डीसी करंट को प्राप्त करते हैं, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक मोटर में या कमर्शियल मोटर में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? स्थायी चुंबक का, नल चुंबक का, विद्युत चुंबक का या सामान्य क्षण चुंबक का? तो कमर्शियल मोटर में जो है हम लोग जो है विद्युत चुंबन या विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज करते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमर्शियल मोटर में किस प्रकार का चुंबक, ये तो हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन से हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना अनिवार्य है? ठीक है, हमारे शरीर का वो कौन से दो स्थान है जहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? तो ये कौन कौन है? हाथ और पैर, मांसपेशियां और हृदय, हृदय और मस्तिष्क, नेत्र या द्वितंत्रिका? तो हमारे वो दो अंग जहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो है हृदय और मस्तिष्क, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा जो हार्ट और ब्रेन है वहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा छड़ का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इस्पात का, नरम लोहा का, पीतल का या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत चुंबक जो बनाने के लिए हम लोग प्रायः नरम लोहा का यूज करते हैं, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, इन मतलब यहाँ पर जो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से किसका आवश्यक है? क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम या एल्युमिनियम? तो नाभिकीय ऊर्जा हमको यूरेनियम से मिलता है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए जो है पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण का यहाँ पर उदाहरण कौन सा नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन, ये तीनों दोस्तों ये ऑक्सीकरण का उदाहरण थे, इसे आप जरूर में ध्यान रखें। भोजन का पचना हो गया, श्वसन हो गया या दहन हो गया, ये तीनों जो है ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लेकिन यहाँ पर जो अवक्षेपण हो जाएगा ये ऑक्सीकरण का उदाहरण नहीं है, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? जब हम नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालते हैं तो इसमें एक दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी दोस्तों? विस्थापन, उदासीकरण, संयोजन या अवक्षेपण। तो ये जो है ये अभिक्रिया होगी, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यानी जो आपका संक्षारण होता है या जो जंग लगता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। तो संक्षारण एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है, यानी यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा है तो ये कौन सा अभिक्रिया होगा दोस्तों? अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी या विस्थापन। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ रहा है तो इसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं? तो संयोजन और विघटन, अवक्षेपण और विस्थापन, उदासीनीकरण और विस्थापन या ऑक्सीकरण अवकरण। तो कौन से अभिक्रिया युग में हमेशा साथ होगा? तो उदासीनीकरण और विस्थापन, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया के उदाहरण है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता पाई जाती है? तो सीमा, निफे, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो निकेल और लोहा जो है ये निफे वाला जो पार्ट है वहाँ पर मिलता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित नगर है? तो सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो भूमध्य रेखा का सर्वाधिक निकट वाला जो नगर है ये सिंगापुर है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों मैप से या रिलेटेड इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भूमध्य रेखा के निकट कौन कौन शहर बसे हैं, या फिर आपके कर्क रेखा के निकट कौन कौन शहर बसे हैं, मकर रेखा के निकट कौन कौन शहर बसे हुए हैं। तो इन्हें आप एक बार मैप से जरूर ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत है? प्लेट विवर्तनिक, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप विज्ञान। तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जो स्रोत सबसे ज़्यादा मिलता है ये भूकंप विज्ञान से, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का परमाणिक समय स्थान किससे निश्चित किया जाता है? मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जो परमाणिक समय स्थान है ये 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है दोस्तों, और ये टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। 82.5 डिग्री मानक समय जो है भारत का ये इलाहाबाद के नैनी में स्थित है, और ये टोटल 5 राज्यों से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस जो है ये ऑर्गन है, यानी जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में सर्वाधिक स्थायी तत्व जो है ये जलवाष्प है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किस राज्य का है? गुजरात का, केरल का, तमिलनाडु का या महाराष्ट्र का। तो सबसे ज़्यादा SDI वाला जो राज्य है ये है केरल, यानी जहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है?
तो सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं। तो जनसंख्या अगर वृद्धि हो रहा है तो कोई भी देश का जो है आर्थिक विकास जो है ये मंद हो जाएगा यानी स्लो हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार। तो आर्थिक विकास का जो है हम किस किस तरह से उसको मेजर करते हैं? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद से, प्रति व्यक्ति आय से और आर्थिक कल्याण के आधार पर, इन सभी के आधार पर, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री के द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन के द्वारा, महबूब उल हक के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो पहला एसडीआई जो है ये महबूब उल हक के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे दोस्तों, तो इसे भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन प्राथमिक क्षेत्र जो है, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र दोस्तों ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, सेवा क्षेत्र ये आपका तृतीय क्षेत्र में आएगा और औद्योगिक क्षेत्र जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में आएगा। ठीक है दोस्तों, जो जितने भी कृषि क्षेत्र वाले कार्य, कृषि से रिलेटेड कार्य या खनन कार्य हैं, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जितने भी उद्योग धंधे हैं या फैक्ट्री वैक्ट्री है ये द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे, और जितना भी सेवा, बैंकिंग, ये सब आपका तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों करंट अफेयर स्टार्ट होता है। संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? तो संगीत कला निधि जो है पुरस्कार 2024 के लिए अमिताभ घोष, श्रीनिवास स्वामी, जोया अख्तर या टीएम कृष्णन। तो संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के लिए जो है टीएम कृष्णन को चुना गया, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब किसने जीता? तो महिला प्रीमियम लीग 2024 का खिताब जो है आरसीबी जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आरसीबी ये जो है जीत जाती है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास लमितीय 2024 भारत और किस देश के बीच होता है? तो ये श्रीलंका, मालदीव, सेशल्स या मेडागास्कर। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास जो लमितीय है ये भारत और सेशल्स के बीच होता है, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान 2023 से किसे प्रदान किया गया? तो सरस्वती सम्मान 2023 का जो है ये प्रभा वर्मा, नीलम शरण गौर, संजीव या विनोद दोषी। तो सरस्वती सम्मान 2023 जो है ये प्रभा वर्मा को मिलता है इस बार का, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका श्रीनगर में इसका पहली बार आयोजन किया जाएगा, यानी जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। सो दोस्तों ये आज का हमारा आखिरी सवाल था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।